चैप्टर 10 मानव नेत्र तथा प्रकाशीय परिघटनाओं पर एक तकनीकी मोनोग्राफ 1.0 मानव नेत्र संरचना और प्रकाशीय कार्यप्रणाली 1.1 परिचयात्मक विश्लेषण। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो एक उन्नत प्रकाशीय उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये हमें अपने चारों ओर के अद्भुत संसार और उसके विविध रंगों को देखने में सक्षम बनाता है। प्रकाश का उपयोग करते हुए नेत्र की जटिल संरचना इसे वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणों को एक प्रकाश सुग्राही पटल पर केंद्रित करने की अनुमति देती है, जहां से दृश्य सूचना को संसाधित करने के लिए मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस संरचना की समझ इसके प्रकाशीय कार्य को समझने के लिए मौलिक है, जिसमें एक लेंस प्रणाली भी शामिल है जो दृष्टि दोषों के संशोधन का आधार बनती है। 1.2 नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना एक कैमरे के समान है, जिसमें विभिन्न घटक एक साथ मिलकर एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाते हैं। चित्र 10.1 पर आधारित प्रमुख संरचनात्मक घटक और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। यह नेत्र के अग्रपृष्ठ पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली है जो एक उभार बनाती है। प्रकाश इसी झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर ही होता है। परितारिका, आइरिस और पुतली। कॉर्निया के पीछे स्थित परितारिका एक गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली परितारिका के केंद्र में स्थित छिद्र नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को समायोजित करती है। अभिनेत्र लेंस, क्रिस्टलीय लेंस। ये रेशेदार जेली जैसे पदार्थ से बना एक लचीला लेंस है। इसका मुख्य कार्य विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करना है। पक्षमाभी पेशियां। ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को उसकी स्थिति में बनाए रखती हैं और उसकी वक्रता को बदलने में सहायता करती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी समायोजित होती है। दृष्टिपटल, रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जो नेत्र के पिछले भाग में स्थित प्रकाश सुग्राही पर्दे के रूप में कार्य करती है। इसमें बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश पड़ने पर सक्रिय हो जाती हैं। दृक् तंत्रिका। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब से उत्पन्न विद्युत संकेतों को ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। 1.3 भौतिक आयाम और प्रतिबिंब निर्माण। मानव नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो कॉर्निया और अभिनेत्र लेंस की संयुक्त क्रिया से यह रेटिना पर केंद्रित हो जाता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं इन प्रतिबिंबों से उत्पन्न विद्युत संकेतों को दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और सूचना को इस प्रकार संसाधित करता है कि हम वस्तुओं को उनकी सीधी अवस्था में देख पाते हैं। 1.4 निष्कर्ष और संक्रमण इस प्रकार नेत्र की संरचना एक स्थिर प्रकाशीय प्रणाली प्रदान करती है जो कुशलतापूर्वक प्रतिबिंब बनाती है। हालांकि इसकी वास्तविक शक्ति इसकी गतिशील समायोजन क्षमता में निहित है, जो हमें विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है। 2.0 दृष्टि की समंजन क्षमता और सीमाएं। 2.1 परिचयात्मक विश्लेषण। समंजन क्षमता मानव नेत्र की वह अद्भुत क्षमता है जिसके कारण ये अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से रेटिना पर केंद्रित कर सकता है। ये क्षमता एक सहज और तीव्र प्रक्रिया है जो हमें अपने परिवेश को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक है। ये क्षमता अभिनेत्र लेंस और पक्षमाभी पेशियों के समन्वित कार्य पर निर्भर करती है।
2.2 समंजन क्षमता की क्रियाविधि समंजन की प्रक्रिया पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित होती है, जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता को बदलती हैं। दूर की वस्तुओं को देखना। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इससे लेंस की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। पास की वस्तुओं को देखना। जब हम पास की किसी वस्तु को देखते हैं, तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और लेंस मोटा हो जाता है। परिणामस्वरूप लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे पास की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। 2.3 सामान्य दृष्टि की सीमाएं। यद्यपि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक निश्चित सीमा होती है। एक सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए दृष्टि की ये सीमाएं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा परिभाषित की जाती हैं। अवधारणा, परिभाषा और मान। सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यंत स्पष्ट देखी जा सकती है। ये दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। एक सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। इस प्रकार एक सामान्य नेत्र 25 सेमी से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। 2.4 आयु संबंधी स्थिति। मोतियाबिंद। कभी कभी, विशेषकर अधिक आयु में, कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद, कैटरैक्ट कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। हालांकि मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, जिससे यह एक उपचार योग्य स्थिति बन जाती है। 2.5 निष्कर्ष। और संक्रमण सामान्य दृष्टि की समंजन क्षमता और उसकी सीमाएं स्वस्थ नेत्र के कार्य को परिभाषित करती हैं। जब ये क्षमता क्षीण हो जाती है या नेत्र की संरचना में कोई असामान्यता आ जाती है, तो दृष्टि में अपवर्तन दोष उत्पन्न होते हैं, जिनके लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है। 3.0 दृष्टि के सामान्य अपवर्तन दोष और उनका संशोधन। 3.1 परिचयात्मक विश्लेषण। जब नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देता है, तो व्यक्ति वस्तुओं को आराम से और सुस्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, मायोपिया; दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया; और जरा दूरदृष्टिता, प्रेस्बियोपिया। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंसों के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। 3.2 दृष्टि दोषों का विश्लेषण। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। लक्षण: इस दोष से युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। कारण: ये दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल, रेटिना, पर न बनकर उसके सामने बनता है। इसके 2 संभावित कारण हैं: अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। संशोधन: इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अवतल, अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करके प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है, जिससे दोष का निवारण हो जाता है।
बी, दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। लक्षण: इस दोष से युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। कारण: ये दोष तब उत्पन्न होता है जब पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। इसके दो संभावित कारण हैं: आई, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, या ई, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। संशोधन: इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल, अभिसारी लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे प्रकाश किरणों को अभिसरित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। सी, जरा दूरदृष्टिता, प्रेस्बियोपिया। लक्षण: आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। इसके कारण अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। कारण: ये दोष सामान्यतः पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। संशोधन: कभी कभी किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रायः द्विफोकसी, बाइफोकल लेंसों की आवश्यकता होती है। इन लेंसों में ऊपरी भाग अवतल लेंस दूर की वस्तुओं के लिए और निचला भाग उत्तल लेंस पास की वस्तुओं के लिए होता है। 3.3 आधुनिक सुधार आजकल इन अपवर्तन दोषों का संशोधन संपर्क लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा भी संभव है। 3.4 निष्कर्ष और संक्रमण: दृष्टि दोषों और उनके लेंस आधारित संशोधनों का अध्ययन सीधे तौर पर प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत तब और भी स्पष्ट हो जाते हैं जब हम प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं, जहां एक और भी रोचक प्रकाशीय परिघटना घटित होती है। 4.0 कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं विक्षेपण। 4.1 परिचयात्मक विश्लेषण: एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, किंतु निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। इसके विपरीत, एक कांच का प्रिज्म, जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, प्रकाश के साथ एक अलग और रोचक परिघटना को जन्म देता है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण इससे गुजरने वाली निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। 4.2 प्रिज्म से अपवर्तन: जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह 2 बार अपवर्तित होती है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पद निम्नलिखित हैं। आपतित किरण: वह प्रकाश किरण जो प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर आपतित होती है या टकराती है। अपवर्तित किरण: वह किरण जो प्रिज्म के भीतर अपवर्तन के बाद यात्रा करती है। निर्गत किरण: वह किरण जो प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होकर बाहर निकलती है। प्रिज्म कोण: ए, प्रिज्म के 2 पार्श्व अपवर्तक फलकों के बीच का कोण। विचलन कोण: डी, आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा और निर्गत किरण की अंतिम दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये दर्शाता है कि प्रिज्म ने प्रकाश किरण को कितना मोड़ा है। किरण का मार्ग इस प्रकार है: जब आपतित किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और अपवर्तित किरण बन जाती है। जब यह अपवर्तित किरण कांच से वापस वायु में निकलती है, तो यह अभिलंब से दूर झुक जाती है और निर्गत किरण बन जाती है। 4.3 श्वेत प्रकाश का विक्षेपण: प्रिज्म की सबसे रोचक परिघटनाओं में से एक विक्षेपण डिस्पर्शन है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को एक कांच के
प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने घटक रंगों की एक पट्टी में विभाजित हो जाता है। इस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम विबग्योर, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। विक्षेपण का कारण ये है कि प्रकाश के विभिन्न रंग कांच में अलग अलग गति से चलते हैं और आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण। वहाँ पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। 4.4 न्यूटन के प्रयोग का महत्व। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। उन्होंने एक और समान प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम के रंगों को और अधिक विभाजित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। जब पहले प्रिज्म से निकले स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से गुजरे, तो उन्होंने पाया कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण ने ये सिद्ध कर दिया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। 4.5 निष्कर्ष और संक्रमण प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में मौलिक जानकारी देता है। यही सिद्धांत प्रयोगशाला की सीमाओं से परे प्रकृति में भी घटित होता है, जो वायुमंडल में इंद्रधनुष जैसी आश्चर्यजनक प्रकाशीय घटनाओं को जन्म देता है। 5.0 वायुमंडलीय प्रकाशीय परिघटनाएं। 5.1 परिचयात्मक विश्लेषण। पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया करके कई अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रकाशीय परिघटनाओं को जन्म देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसी 2 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, आकाश का नीला रंग और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये घटनाएं प्रकाश के उन्हीं मूल सिद्धांतों का परिणाम हैं जो हमने प्रयोगशाला में देखे हैं। 5.2 वायुमंडलीय अपवर्तन। 5.2.1 सिद्धांत। पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न वायु परतों का एक संग्रह है जिसका अपवर्तनांक क्रमिक रूप से बदलता है। सतह के पास की गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा की तुलना में हल्की, कम सघन होती है और इसका अपवर्तनांक थोड़ा कम होता है। जब प्रकाश इन विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो ये लगातार अपवर्तित होता है, जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। 5.2.2 तारों का टिमटिमाना। तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद लगातार अपवर्तित होता रहता है। चूंकि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं होती, प्रकाश का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। इस कारण तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में उतार चढ़ाव होता है, जिससे तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत पास हैं और उन्हें विस्तृत स्रोत माना जा सकता है, जिससे टिमटिमाने का प्रभाव औसत रूप से शून्य हो जाता है। 5.2.3 अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, तब भी उसका प्रकाश अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिससे उसकी एक आभासी छवि दिखाई देती है।